हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू अप्रूव अ रिजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 ऑफ द आईबीसी। तो जो सेक्शन 31 है वो अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड है। तो यहाँ पूछा है कि इसमें कौन सी प्राइमरी शर्त है, कंडीशन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए कि किसी जो रिजोल्यूशन प्लान जो दिया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो जो शर्तें पूरा करना जरूरी है। तो सेक्शन 31 में मतलब ऐसी शर्तें दी गई है कि वो रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना है अगर, तो क्या जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया द रिजोल्यूशन प्लान मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 30 क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। तो क्लॉज 2 सेक्शन 30 के क्लॉज 2 में जो रिक्वायरमेंट दी गई है, ठीक, वो फुलफिल होना चाहिए। सेक्शन 30 जो बोलता है सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। तो जो ये प्लान है सबमिशन रिजोल्यूशन प्लान से संबंधित जो शर्तें हैं वो इसमें दी गई है। ठीक है, तो सेक्शन 31 में हमें इसको फुलफिल करना होगा अगर इसमें अप्रूव कराना अंडर सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 सब क्लॉज 1, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन अप्रूव अ रिजोल्यूशन प्लान ओनली इफ इट मीट्स द रिक्वायरमेंट मेंशन इन सेक्शन 30 सब सेक्शन 2। वंस अप्रूव्ड द प्लान बिकम्स बाइंडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स। एक बार प्लान अप्रूव हो गया तो सभी स्टेक होल्डर पे बाइंड हो जाएगा, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट डेटर, एम्प्लॉय, मेंबर्स एंड क्रेडिटर, इन सब पे फिर ये लागू हो जाएगा। तो सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 में फिर जो कंडीशन दी है, मतलब क्या फुलफिलमेंट होना चाहिए। अगर उसका फुलफिलमेंट होता है जब रिजोल्यूशन प्लान सबमिशन होता है, तब जो क्राइटेरिया दिया गया है वो, तो जो मतलब वो रिजोल्यूशन प्लान जो है, जब जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये एग्जामाइन करेगा कि जो रिजोल्यूशन प्लान जो उसको मिला है कंफर्म करने के लिए उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो उसमें वो प्रोवाइड करता हो पेमेंट, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है उसके बारे में वो प्रोवाइड कर रहा हूँ प्लान। ठीक है, फिर वो जो भी जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनके डेप्थ के पेमेंट की बात कर रहा है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेप्थ की बात करता हो ना, कि वो उसमें बता रहा है कि उनको किस मैनर में कैसे पेमेंट किया जाएगा, इस बारे में उसकी इंफॉर्मेशन दी गई हो। फिर वो जो प्लान है उसके अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स, जो है कॉर्पोरेट डेटर के जो अफेयर्स है उसके मैनेजमेंट की बात उसमें वो करता है। रिजोल्यूशन प्लान अप्रूवल हो जाता है उसके बाद कैसे मैनेज होगा इसके बारे में बताया गया हो। फिर जो रिजोल्यूशन प्लान है उसका सुपरविजन, जो प्लान है उसके हिसाब से काम हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में भी देखा जाएगा। और ये भी कंफर्म किया जाएगा कि डज नॉट कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ के किसी भी प्रोविजन का ये उल्लंघन ना करता हो जो उस वक्त लागू है, जो टाइम बिंग इन फोर्स में है, उस वक्त जो चल रहे हैं, है ना, जो प्रवृत्त में है, उनका वो वायलेशन नहीं है। तो ये जो सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 में ये रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है। तो अगर ये पूरा फुलफिल होता है तो रिजोल्यूशन प्लान मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तब जाके सेक्शन 31 में प्लान को अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन आफ्टर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव्स अ रिजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 30 सब सेक्शन 1। अब प्लान अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉरवर्ड ऑल रिकॉर्ड्स टू द बोर्ड। ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सब बोर्ड को भेज देगा। According to section 31 subsection 3 of the IBC, after the resolution plan is approved, the moratorium under section 14 ceases to have effect, है ना। तो यहाँ पे वो जो सारी चीज स्थगन हो गई थी, सब चीज रुक गई थी कि उस पर सूट फाइल नहीं हो सकता और सारे जो ट्रांजेक्शन है रोक दिए गए थे सेक्शन 14 के तहत जब स्थगन लागू किया गया था, तो वो सीज हो जाएगा, है ना। फिर द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मस्ट फॉरवर्ड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द CIRP, जो CIRP की जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है वो सारे जो वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड द रिजोल्यूशन प्लान टू द इंसॉल्वेंसी बोर्ड
एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर डाटाबेस रिकॉर्डिंग। और जो सारा प्लान जो है, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह, ये IBBI जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, इसको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच अथॉरिटी मस्ट अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंसिडर इट अंडर सेक्शन 31। मतलब जो ये प्लान है, रिजोल्यूशन प्लान, वो कौन उसको अप्रूव करे, कौन अथॉरिटी अप्रूव करेगा बिफोर, मतलब अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको कंसीडर करे, उसके पहले कौन करेगा? तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हमने देखा था कि सबसे पहले वो अप्रूव करता है। तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 में कमिटी ऑफ क्रेडिटर पहले उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास जाएगा। As per section 31 subsection 1, the resolution plan must first be approved by the committee of the creditors under section 30 subsection 4 before it is submitted to adjudicating authority for final approval. Next, under section 32 A, what happened to the liability of the corporate debtor for offences committed before the CIRP commencement? अगर मतलब ये जो CIRP जो प्रोसेस चालू होने वाली है, उसके पहले अगर कॉर्पोरेट डेटर ने कोई ऑफेंस किया है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसकी क्या लाइबिलिटी होगी? तो अंडर सेक्शन 32 में ये पूछा गया है। तो द कॉर्पोरेट डेटर इज इम्यून फ्रॉम लाइबिलिटी इफ देयर इज अ चेंज इन द मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट में चेंजेस हो जाता है ना, तो उस जो कॉर्पोरेट डेटर है उसको मतलब उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, यहाँ पे उसको इम्यून मिल जाता है, छूट मिल जाता है कि अब जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो गया है, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद क्या है, सारे जो बोर्ड वगैरह है, मतलब वो सारे मेंबर्स को उनका काम सस्पेंड हो जाता है और फिर बोर्ड अपने हाथ में उसको ले लेगा। उसके लिए प्रोफेशनल जो अपॉइंट होता है वो सारे काम करेगा यहाँ पे। Under section 32A of IBC, once the resolution plan is approved and result in change of management or control, अब एक बार प्लान हो गया, अप्रूव हो गया, और उसके बाद मैनेजमेंट में या जो कंट्रोल है उसमें चेंज हो जाता है, तो द कॉर्पोरेट डेटर इज नॉट लाइबल फॉर प्रायर ऑफेंस। तो जो प्रायर, जो ये प्रोसेस चालू होने से पहले उनके जो ऑफेंस किए गए थे, उससे वो मतलब फ्री हो जाएगा। हाउएवर प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और KMP इन्वॉल्व इन द ऑफेंस रिमेन लाइबल। लेकिन जो पर्सन है, कंपनी तो फ्री हो जाएगी, लेकिन प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और KMP ये इन्वॉल्व थे ऑफेंस में, तो ये तो लाइबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अ कॉर्पोरेट डेटर टू ऑब्टेन इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 32A? तो जो 32A में इम्यून मिल रहा है कि मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा और वो जो ऑफेंस है उसके लिए उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी कॉर्पोरेट डेटर को। तो अगर ये चाहिए तो उसके लिए कॉर्पोरेट डेटर को कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होगी? तो कॉर्पोरेट डेटर को जो करनी होगी कि वो जो नया मैनेजमेंट जो आएगा शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी ऑफ द प्रीवियस मैनेजमेंट। जो प्रीवियस मैनेजमेंट था उसका रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, तब जाके वो यहाँ पे छूट मिलेगी। तो as per section 32A, for immunity to apply, the new management must not be promoter, तो वो प्रमोटर्स नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए प्रीवियस मैनेजमेंट का। द न्यू मैनेजमेंट मस्ट नॉट बी अ पर्सन अगेंस्ट whom the investigating authority has evidence of conspiracy or abatement of the offense। तो नया जो मैनेजमेंट है वो भी मस्ट नॉट बी अ पर्सन, उसमें कोई ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए अगेंस्ट whom जिसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने एविडेंस मिला है कि कॉन्स्पेरेंसी में वो भी है या अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस में उसके खिलाफ, मतलब ऐसे कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए कि वो भी इसमें शामिल है। Next, under section 33 of the Insolvency Bankruptcy Code, when can the adjudicating authority initiate the liquidation of a corporate debtor? अब यहाँ पूछा है कि सेक्शन 33 के तहत जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो कब कॉर्पोरेट डेटर जो कंपनी है उसकी लिक्विडेशन, मतलब उसके समापन की प्रक्रिया शुरू करेगा, परिसमापन या समापन की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो कब कर सकता है? इफ द रिजोल्यूशन प्लान इज नॉट रिसीव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, जो टाइम पीरियड बोला है उसमें उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, इफ द रिजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट कर दिया है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द सेक्शन 31, सेक्शन 31 का कंप्लायंस नहीं किया, इसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया है, और वो
66% ऑफ जो द इफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड टू लिक्विडेट, अगर इन्होंने ही डिसाइड कर दिया, 66% वोटिंग जिनके पास राइट्स है उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इसको लिक्विडेट करना चाहिए, तो ये सारी कंडीशन में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, कंपनी के लिक्विडेशन के लिए ऑर्डर दे देगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आफ्टर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेस अ लिक्विडेशन ऑर्डर। अगर जो प्रोफेशनल है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसका क्या काम होगा अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या करा है, लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, परिसमापन का आदेश दे दिया गया है, तो फिर ये क्या करेगा प्रोफेशनल, तो वो क्या करेगा, बिकम द लिक्विडेटर अनलेस रिप्लेस, जब तक उसको रिप्लेस नहीं कर दिया जाता है वही लिक्विडेटर बन जाएगा, मतलब वही इस प्रोसेस को करने का काम करेगा। अंडर सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जनरली कंटिन्यूज एज द लिक्विडेटर unless the adjudicating authority replace them. Next, under section 33, what happened to pending suits and legal proceedings against the corporate debtor after the liquidation order? अब अगर liquidation order मिल गया है तो उसके corporate debtor के लिए, तो अब उसके पहले जो pending मतलब order से